जून का महीना, ना बादल ना बरसात, हर तरफ उमस फैली हुई थी। वातावरण में ठहराव था। धूप भी आंख मिचौली खेल रही थी। गीता बाहर बरामदे में आकर अपने गीले बालों को तौलियों से रगड़ रगड़ कर सुखा रही थी। दोपहर के 2 बजे अचानक पोस्ट बाबू की साइकिल द्वार पर रुकी। बाहर लगा छोटा सा गेट धकेलकर वह अंदर आया और गीता को तार थमाते हुए बोला, बीबी जी, यहाँ हस्ताक्षर कर दो। अचानक पोस्ट बाबू को देख गीता कुछ घबरा गई। मन आशंकित हुआ। बोली, हाँ भैया, लेकिन मुझे हिंदी पढ़नी नहीं आती। तुम पढ़ दो, क्या लिखा है? गीता का दिल धड़कने लगा था। राम राम बेटा, तुम्हारे नाम ही लिखा है। तुम्हारी माँ अब नहीं रही। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। अब अपने हाथ में क्या है, सब परमात्मा की इच्छा। पोस्ट बाबू बड़बड़ाता हुआ साइकिल लेकर आगे निकल गया। गीता के हाथ से कागज का टुकड़ा फिसलकर नीचे गिर गया। वह धम से फर्श पर बैठ गई। जमीन घूमती हुई नजर आने लगी। मन भारी हो गया। गले में कुछ अटक सा गया। रोना आ रहा था लेकिन रो ना पाई। रुलाई अंदर ही दब गई। कुछ देर के लिए मस्तिष्क सुन्न हो गया। फिर न जाने बेसुधी में ही धीरे से सब कुछ याद आने लगा। सब आंखों के सामने दृश्य बनकर घूमने लगा। वो सब बातें, गुजरा जमाना, दादा की हवेली, माँ पिता का घर, चाची का व्यवहार, बहुत कुछ, या शायद सब कुछ। चलो 2 पीढ़ी पीछे चलते हैं। किस्सा शुरू होता है गीता के दादाजी पंडित नारायण शुक्ल जी से, और वह समय था 1930 के आसपास का। दक्षिण का एक सुदूर प्रांत, छोटा सा गांव जिसमें कुछ गिने चुने ही संपन्न परिवार थे, और पंडित नारायण शुक्ल तो गांव के सबसे अमीर रईस जमींदार थे। व्यवसाय से तो शुक्ला जी वकील थे, विलायत से पढ़कर आए थे और आसपास के गांव में भी काफी नाम कमा लिया था। अभिजात्य वंश और प्रखर मेधा के धनी, दोनों हाथ कमाई होती थी। दरअसल उनकी संपन्नता का आधार उनकी वकालत नहीं बल्कि उनकी पैतृक संपत्ति थी। विशाल जमीन जायदाद के मालिक थे। यूं समझिए गांव की सीमा में उनकी कई एकड़ जमीनें थी। पूरे इलाके में दूर दूर तक उनके हरे भरे धान के खेत लहलहाते रहते। आधे से अधिक गांव की जमीन उन्हीं के अधीन थी। विशाल भूभाग में निर्मित बड़ी ही शानदार कोठी में रहते थे। अपनी समय की आलीशान शोभायमान हवेली, चारों ओर नीम, पीपल, आम के घने वृक्षों से आवृत मैदान जिसमें कई रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां लगी रहती थी, और उसके बीचों बीच शुद्ध पानी का फव्वारा। काफी सुंदर नजारा हुआ करता था। औसारे में बिछी सागौन की कुर्सियां, शीशम के मुख्य द्वार पर सोने और चांदी का बंधनवार उसकी संपन्नता का घोतक हुआ करता था। अंदर प्रवेश पाते ही बैठक में एक बड़ी सी दीवार नुमा शीशे की अलमारी रखी हुई थी, जिसमें वकालत की मोटी मोटी पुस्तकें करीने से सजी रहती थी, जिसे देखकर ही भान हो जाता था कि हो ना हो यह घर वकील साहब का ही है। हवेली के अंदर गोलाई में कई कमरे थे। काफी धार्मिक प्रवृत्ति के थे शुक्ला जी। भरा पूरा परिवार था। घर में उनके 4 पुत्र, पुत्रवधू, पोते पोतियों के अलावा नौकरों की एक पूरी फौज थी उनकी सेवा में। पीछे दालान में रसोई बनी थी, जहां आचार शुद्धता का कड़ा अनुशासन चलता था। बिना स्नान किए घर के किसी भी सदस्य का प्रवेश यहाँ वर्जित था। अंदर रसोई में चमचमाते चांदी और पीतल के बर्तनों की कतार हुआ करती थी। पूरा परिवार चांदी की थालियों में ही खाना खाता था। और तो और मानिए, शौच के लिए भी चांदी के लोटे का ही उपयोग किया जाता था। इतनी रईसी थी वहां उस परिवार में। शुक्ला जी आचार विचार के बड़े शुद्ध थे। अब कचहरी में उनकी नैतिकता का कौन सा पैमाना चलता था, यह तो वो ही जाने, लेकिन यह तो तय था कि सब उन्हें देवता मानते थे, उनका बड़ा मान करते थे। पूरा गांव अपने छोटे मोटे झगड़े तो उनकी चौपाल पर ही निपटा लेता था। पूरे प्रांत में उनका दबदबा था। थे तो वकील, लेकिन जज की भूमिका बखूबी निभाते थे। उनका निर्णय सर्वमान्य वेद वाक्य हुआ करता था, जिसको कोई न लांघता था। पत्नी को गुजरे जमाना हो गया था। अपने ही बलबूते पर उन्होंने
बच्चों की परवरिश की थी। बेटों की शिक्षा दीक्षा में कहीं कोई कमी न हुई। बड़ा बेटा राम शुक्ल भी पिता के नक्शे कदम पर चलकर वकालत कर रहा था। बाकी 3 भी स्नातक थे और शहरों में नौकरी कर रहे थे, लेकिन उनके परिवार हवेली में ही रहते थे। द्वार पर सुसज्जित घोड़ा गाड़ी बंधी रहती थी, जो हर रोज शुक्ला जी को कचहरी ले जाया और वापस लाया करती थी। हाय, विधि की लीला कौन टाल सकता है। अचानक एक घटना ने सब कुछ बिगाड़ दिया। हुआ यूं कि उम्र के अंतिम पड़ाव पर आकर शुक्ला जी को यकायक क्या सूझी पता नहीं, उन्होंने एक नव यौवना युवती से विवाह कर लिया और दुल्हन को लेकर घोड़ा गाड़ी में सीधा घर पहुंच गए। पूरा परिवार इस अप्रत्याशित घटना से सकते में आ गया। बहुएं और बेटे अवाक। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि शुक्ला जी ने यह क्या कर डाला। इस उम्र में विवाह की क्या आवश्यकता आन पड़ी थी। विवाह का अर्थ था संतान। कल संतान हुई तो जायदाद के नए वारिस उपस्थित हो जाएंगे। आखिर करोड़ों की संपत्ति का सवाल था। बेटों को यह बात नहीं पची। उन्होंने मुखर रूप से विरोध किया। घर भर में हंगामा हो गया। दुल्हन का कोई स्वागत सत्कार नहीं हुआ, लेकिन ढीठ बुजुर्ग पिता के आगे बेटों की एक ना चली। आते ही उन्होंने कड़े शब्दों में ऐलान कर दिया था, आज से ये तुम्हारी माँ है। घर में किसी प्रकार की ऊंची आवाज का मैं सख्त विरोधी हूँ। जिसे भी मेरे इस निर्णय से कष्ट पहुंचा है, वो मेरी हवेली त्याग कर अपना रास्ता नापे। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर क्या था, सबकी बोलती बंद हो गई। सबने मौन धारण कर लिया, लेकिन किसी ने दुल्हन को अपनी मां नहीं स्वीकारा। इतनी बड़ी रियासत छोड़कर जाने की हिम्मत किसी भी बेटे ने न दिखाई। अगले 4 वर्ष परिवार में असहज वातावरण बना रहा। इसी बीच शुक्ला जी को नई दुल्हन से 2 संतानें हुई, एक बेटा और एक बेटी। अब शास्त्री जी का अंतिम समय निकट आ गया था। उन्होंने वसीयत लिख डाली। बेटों के व्यवहार को देखते हुए अपनी जायदाद का 2/3 हिस्सा नई पत्नी और उसकी संतानों के नाम व बाकी हिस्सा अपने 4 बड़े बेटों के नाम लिखकर सभी झंझटों से मुक्ति पाकर परमात्मा को प्यारे हो गए। अब शुरू हुआ असली खेल। 12वें दिन सब कर्म कांडों से मुक्त होकर बेटों ने बाप की वसीयत खोली। नई माँ की संतानें तो दूध मुई थी, लेकिन वो अनाड़ी न थी। उसे परिस्थिति की नाजुकता का भान पहले से ही हो गया था। सब मामले से निपटने के लिए उसने अपने भाइयों को बुला भेजा था और तैयार बैठी थी। अब बड़े बेटों के सर पर पहाड़ टूट पड़ा। घर में महाभारत शुरू हुई। बेटों ने बाप की वसीयत को नकारते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिया। सबसे बड़ा पुत्र राम भी तो वकीली कर ही रहा था, लेकिन उसमें अभी उतना अनुभव नहीं था। उन सभी ने पिता के सहयोगियों में से जान पहचान वाले वकील को पकड़ा और उससे सलाह मशवरा कर अदालत पहुंच गए। फिर क्या था, सर्वनाश की घंटी बजी गई। केस शुरू हुआ। सुनवाइयां होने लगी। हर महीने तारीखें मिलने लगी। जब तक शुक्ला जी जीवित थे, कोर्ट में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। उनकी कुटिल नीतियों के आगे किसी की न चलती थी। ऐसे ऐसे दांव पेच लगाते थे कि सामने वाला मुंह की खाए। अब उन सब वकीलों ने अपनी दुश्मनी साधनी आरंभ कर दी। बेटे जीत के भ्रम में फंसते चले गए और मुकदमा आगे खींचता चला गया। नई दुल्हन भी कम नहीं थी। इतनी जायदाद क्यों हाथ से जाने दे। आखिर उसके भी बच्चे थे, तो वह भी अदालत में पैसा पानी की तरह बहाने लगी। दिन महीने और वर्ष बीत रहे थे। दोनों तरफ वाद विवाद होता रहता। धीरे धीरे एक एक करते जमीन बिक गई। खेत खलिहान बिक गए। दोनों विवादी डटे रहे। दूसरे के हिस्से को दबोचने के लिए अपने अपने हिस्सों को बेचने लगे। नौबत अब चांदी के बर्तनों को बेचने की आ गई। हवेली खाली कर दी गई। हवेली नई माँ के नाम थी, सो चारों बेटों ने अलग घर बसाए। केस सेशन कोर्ट, जिला कोर्ट, हाई कोर्ट के गलियारों को लांघता हुआ अपने अंतिम पड़ाव सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। कभी एक गुट की जीत होती तो कभी दूसरे की, लेकिन निगोड़ी आशा साथ न छोड़ती थी। हाल जब सर पर मंडरा रहा हो तो क्या सूझ सकता है। जब तक सब कुछ लूट ना गया, दोनों दल अपनी जिद पर अड़े रहे। लौटना भी असंभव था। कई वर्षों की अंतहीन लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्णायक फैसला आया
कि जायदाद में सभी भाई का समान हकदार है। सबने सिर पीट लिया। इतनी प्रतीक्षा के बाद कुछ हाथ न लगा, सब बर्बाद हो गया था। अब जायदाद में बचा ही क्या था जो बांटते और भोगते। सब वकीलों और अदालतों की भेंट चढ़कर स्वाहा हो गया था। खाली हाथ सभी मन महसूस कर रह गए। अब तो यह हाल था कि जीविका के भी लाले पड़ गए थे। नई माँ हवेली बेचकर अपने बच्चों को लेकर शहर अपने भाइयों के घर जा बैठी थी। नारायण शुक्ल के प्रथम 4 बेटों में बड़ा बेटा राम उसी गांव में किराए के मकान पर रहने लगा था। बाकी 2 बेटे शहर की ओर कूच कर गए थे। छोटे बेटे की किसी रोगवश मृत्यु हो गई थी और उसकी विधवा बहू रीना अपने जेठ राम के आश्रय में ही रह रही थी। गांव वाले इस परिवार के वैभव को अभी भूले न थे, सो पिता का मान सम्मान राम को मिलता रहा। अब रही सही वकालत पर किसी तरह उनका गुजारा हो रहा था। राम की कई संतानें हुई, लेकिन उनमें केवल 4 संतानें जीवित बची थी, 2 बेटे और 2 बेटियां। गीता चौथी संतान थी। बड़ी लाडली थी वो, लेकिन प्रसव के दूसरे दिन ही माँ को लकवा मार गया था। शरीर का एक हिस्सा पूरी तरह से पंगु हो गया था। मुंह टेढ़ा होकर जबान बंद हो गई थी। केवल छोटे ध्वनियों के 2 अक्षर वाले शब्द ही बोल पाती थी। राम ने पत्नी की अस्वस्थता के चलते अपनी संतानों के पालन पोषण में माँ और बाप दोनों की भूमिका निभाई थी। बड़ा बेटा सुरेश और छोटा बेटा रमेश दोनों को शहर भेजकर उच्च शिक्षा दिलवाई थी। राम ने भी अपने बेटों की देखरेख में कभी कोई कमी न आने दी। उनकी हर जरूरतों को वो प्राथमिकता देते थे। उनकी शिक्षा दीक्षा में पैसा पानी की तरह बहाया था। बड़ी लड़की अनीता और छोटी लड़की गीता दोनों माँ की सेवा में लगी रहती थी। उन्हें नहलाना, खाना खिलाना और उनकी सभी जरूरतों को बड़ी निष्ठा के साथ पूरा करती थी। दोनों पुत्र जब त्योहारों की छुट्टियों में घर आते तो घर का माहौल ही बदल जाता था। सुरेश अपनी विधवा चाची से, जो आयु में उससे 10 साल बड़ी थी, बेहद सहानुभूति रखता था। जब भी शहर से आता तो अपनी चाची के लिए कुछ न कुछ अवश्य लाता था। दोनों छत पर घंटों बैठकर बतियाते थे। शहर की ऊंची मीनार, सड़कों और चमचमाती गाड़ियों की बहुत सी बातें सुरेश के पास होती थी, जो रीना को विशेष आकर्षित करती थी। लेकिन धीरे धीरे कब यह आकर्षण प्रेम में परिवर्तित हो गया, इसका भान दोनों को नहीं हुआ। दोनों एक दूसरे के मोह में बंधते चले गए। प्रेम ने वासना का रूप ले लिया। जवान रीना के लिए सुरेश अपनी दमित इच्छाओं की पूर्ति का माध्यम बन गया। माँ को इसकी भनक लग चुकी थी, लेकिन अपंग और असहाय, सब देखते हुए भी चुप रहने को विवश। जब भी सुरेश को रीना के साथ देखती, तर्जनी नाक पर रखकर कह उठती, पाप, महापाप, घोर पाप। चाची से अनैतिक रिश्ता। आखिर चाची माँ समान होती है, छोटी माँ होती है। लेकिन सुरेश माँ को हिकारत भरी नजरों से देखकर विषैली हंसी हंसता हुआ निकल जाता था। बात तब खुली जब रीना गर्भवती हो गई। पिता सब देखते हुए भी अनजान बने रहते थे। आखिर जवान लड़के से कौन भिड़े, समझाने की कोशिश की थी, लेकिन हठी वंशज किसकी सुने। पढ़ाई खत्म होते ही बीमा निगम में नौकरी लगी तो वह रीना के साथ शहर जाकर बस गया। दूसरा बेटा भी रमेश पढ़ाई पूरी करके महाविद्यालय में प्रवक्ता बन गया था। उसने भी अपनी पसंद की लड़की से विवाह कर वहीं अपना घर बसा लिया था। बड़ी लड़की अनीता का विवाह निकट गांव के तहसीलदार से कर दिया गया था। गीता का विवाह सरकारी नौकरी में लगे राजीव बाबू से हुआ था, जो बड़े ही सभ्य और भद्र पुरुष थे, नीति और उसूलों के पक्के, धर्मनिष्ठ और सत्यवान। गीता अपने पति के साथ दिल्ली में चली गई थी, क्योंकि राजीव बाबू की नियुक्ति दिल्ली में पोस्टिंग हो गई थी। उस समय दिल्ली जाना 7 समुंदर पार से कम ना हुआ करता था। पिताजी और माँ काफी दुखी भी हुए थे, लेकिन राजीव बाबू पर उन्हें पूरा विश्वास था, सो निश्चिंत होकर उन्हें दिल्ली भेज दिया गया था। शुरू होता है कहानी का दूसरा पड़ाव। गांव में राम शुक्ल की वकालत अब पूरी तरह से ठप हो गई थी। उम्र भी हो चली थी। अब उनके पास कोई केस ना आते थे, कोई आय नहीं थी। रही सही जायदाद भी, पत्नी की दवा दारू, दोनों बेटों की पढ़ाई
और बेटियों के विवाह में खत्म हो गई थी। फूटी कौड़ी भी ना बची थी। काश नारायण शुक्ल जी ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में वह गलती न की होती तो इस परिवार की 10 पुश्तें भी बिना किसी उद्यम के ऐशो आराम से जी सकती थी। लेकिन नियति को कौन बदल सकता है। अब गुजारा होना भी मुश्किल हो गया था। राम दंपति पूरी तरह से बेटों पर आश्रित हो गए थे। उनके लाडले सपूतों ने आपस में साठ गांठ कर एक नियम बना दिया था। माता पिता का महीने के 15 दिन बड़े के घर में और 15 दिन छोटे के घर में रहने का। हर 15 दिन में अपनी अपंग पत्नी को लेकर राम शुक्ल को दूसरे बेटे के घर चले जाना पड़ता था। कभी इधर तो कभी उधर। जिंदगी दूभर बन गई थी। बड़ी मुश्किल में दिन बीत रहे थे। माँ की दवा दारू पूरी तरह से बंद कर दी गई थी। अब इस उम्र में उस असाध्य रोग की क्या दवा। बेटों ने साफ मना कर दिया था। अनीता भाइयों की नीयत जानती थी, इसलिए उसने आना ही बंद कर दिया था। लेकिन गीता दूर महानगर में अपनों से अलग बहुत अकेलापन महसूस करती थी। इसलिए साल में केवल 10 दिन जब राजीव बाबू छुट्टियों का प्रतिवेदन करते और अनुमति मिलती थी तो माँ बाबूजी को देखने अवश्य जाती थी। इस बार पिछले महीने ही जाकर लौटी थी। न चाहते हुए भी सब बातें याद आने लगी। रिक्शे से उतरकर गीता बरामदे में खड़ी रीना चाची की ओर लपकी। चरण स्पर्श कर भैया का आशीर्वाद लिया, लेकिन उसकी आतुर निगाहें माँ बाबूजी को ढूंढ रही थी। जल्दी से कुशल क्षेम पूछकर वह अंदर माँ के कमरे की ओर लपकी। इस बार माँ बिस्तर पर लेटी हुई मिली थी और पिताजी पर्दे के पीछे खड़े गीता का आकुलता से इंतजार कर रहे थे। अंदर आते ही वह बाबूजी से लिपट गई। देखा बाबूजी काफी दुबले हो गए थे। वह माँ के बिस्तर पर पहुंची। माँ ने उठने का प्रयत्न किया लेकिन उठ नहीं पाई। गीता माँ से लिपट गई। आंखों से धारा बह चली। कुछ देर माँ का मुख हाथों में लिए सहलाती रही। फिर पिता की ओर मुड़कर बोली, पिताजी आपको पता था ना मैं आ रही हूँ, तो आप गेट पर क्यों नहीं मिले? मैं सबसे पहले आपको देखना चाहती थी, सिर्फ आपको। जाओ पिताजी, मैं आपसे नाराज हूँ। गीता बच्चों की तरह लाड जताने लगी। ना बेटा ना, पिता ने प्यार से गीता को पुचकारते हुए कहा। दरअसल तुम्हारी चाची और भैया ने हिदायत दे रखी थी कि मैं बाहर ना निकलूं, क्योंकि वे समझते हैं कि मैं आते ही तुमसे उनकी शिकायत कर दूंगा। गीता अवाक रह गई। पिता की आवाज़ बहुत धीमी थी। वह उनका मुंह ताकने लगी। इस उत्तर की उसे अपेक्षा नहीं थी। उसने माँ की ओर ध्यान से देखा। माँ की साड़ी बहुत पुरानी हो चुकी थी। मन ना जाने क्यों कुछ गलत सोचने लगा। वह कुछ समझ ना पाई। उसने अपने आप को सहज बनाते हुए कहा, कोई बात नहीं बाबूजी, मैं तो मजाक कर रही थी। आज से 1 सप्ताह माँ का पूरा काम मेरा और आप मुक्त, ठीक है? और हाँ माँ, आप क्यों बैठ नहीं पा रही हो? पहले तो उठकर मिलती थी, क्या हुआ? माँ ने कुछ इशारों से समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन तभी पिताजी बोल पड़े। बेटा 10 दिन पहले माँ नीचे गिर गई थी। शायद कूल्हे की हड्डी में कुछ चटक गया था। तब से दर्द में कराहती है, बैठ नहीं पाती। भैया होमियो का इलाज करवा रहा है, लेकिन ज्यादा आराम नहीं मिल रहा। गीता ने सहारा देकर माँ को खड़ा किया। वो खड़ी ना हो पा रही थी, बड़ी तकलीफ में थी। गीता की जिद के कारण खड़े होने का प्रयास किया माँ ने। माँ के दोनों पांव जमीन को न छू पा रहे थे। एक पैर झूल रहा था। उसकी आंखें फटी रह गई। वह घबरा गई। तनाव में हड़बड़ाकर उसकी चीख निकल गई। पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? हड्डी टूट गई है, साफ दिख रहा है। ऐसे में होमियो की दवा कैसे काम करेगी? पिताजी उसकी तेज आवाज से डर गए। उन्होंने गीता को इशारों से धीमी बातें करने को कहा। माँ भी काफी भयभीत लग रही थी। उनके चेहरे सफेद पड़ गए थे। गीता को समझ ना पाई उसने क्या गलती कर दी। आखिर माजरा क्या है? ये लोग किससे डर रहे हैं? इतने में रीना चाची गुस्से में आंधी की तरह झूलती हुई आई और कड़वाहट में फुफकारते हुए बोली, हो गई शिकायत हमारी? उगल दिया सब जहर। हम कितना भी करें कम है। अब तुम्हारे भैया सूख कर काटा हो रहे हैं, धूप में एड़ियां रगड़ते हैं तो जाकर कमीशन मिलता है। महंगे डॉक्टर और इलाज हम नहीं करा सकते। अब कल छोटे बेटे के पास जा ही रहे हैं। वह तो प्रोफेसर है,
इलाज करवा देगा और हमने यूं ही नहीं छोड़ा। होमियो की दवाई बड़े से बड़े रोग का निदान है। और हाँ देखो गीता, तुम साल में एक बार मुंह दिखाई देती हो तो अतिथि बनकर ही रहो तो अच्छा है। ज्यादा चिंता जताने की आवश्यकता नहीं, हम इन्हें अच्छे से ही रख रहे हैं। रीना चाची के दांत भीज गए थे, मुट्ठियां तन गई थी, चेहरा लाल हो गया था। पिताजी घबरा गए थे। वे दोनों हाथ जोड़कर रीना चाची से धीमी आवाज में बोलने का अनुनय करने लगे। बरामदे में दामाद राजीव बाबू बैठे हुए थे। उनके सामने यह नाटक, यह ताड़ना सुनकर बाबूजी अपमानित महसूस कर रहे थे। गीता अचंभित थी। वह कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं थी। वह कभी बाबूजी को देखती, कभी चाची को। समझ नहीं आ रहा था किसको मनाए। उसकी आंखें भीग आई। उसने अपने जीवन में कभी बाबूजी को किसी के सामने हाथ जोड़ते इतना असहाय नहीं देखा था। आज उनकी यह दशा उसे हिला गई। हाथ जोड़े बाबूजी खड़े थे और वह भी किसके सामने? चाची के, जिसके तो वे आश्रयदाता थे। गीता वह दृश्य देख ना सकी। वह अपने आप को रोक ना पाई, भाग कर गई और बाबूजी की जुड़ी हथेलियों को थामे उन्हें अंदर ढकेलते हुए कमरे में लेकर आ गई। उसके लिए यह सब कुछ बिल्कुल अप्रत्याशित था। रीना चाची का यह रूप उसे भी डरा गया था। वातावरण कड़वाहट से भर गया था। सब चुप थे, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। माँ पिताजी की आंखों में तरावट आ गई थी, लज्जित से बैठे थे। गीता ने अपने आप को संभाला और धीमे कदमों से चुपचाप रसोई की ओर बढ़ चली। चाची अंदर कुड़ती बड़बड़ाती हुई हाथ चला रही थी। डरते डरते गीता ने कहा, ना चाची, मैंने कब कहा कि आप सही देखभाल नहीं कर रहे। आप तो बहुत अच्छी तरह से देख रहे हो। वैसे हड्डी टूटने पर बहुत दर्द रहता है ना, इसीलिए। और माँ तो बोल भी नहीं सकती है। बुरा ना मानो चाची, मैं कभी तुम्हें दोष नहीं दे सकती। गीता चाची का हाथ पकड़कर रो पड़ी थी। दोपहर खाने के बाद उसने अटैची में से 2 सूत की साड़ियाँ निकाली और माँ को दिखाने लगी। माँ को बहुत पसंद आई थी। बाबूजी के लिए भी वह धोती लाई थी। दोनों की आंखों में ममता चमक उठी थी। वे कितने खुश हो गए थे। दिल्ली से आते वक्त उसने सभी के लिए कुछ ना कुछ खरीदा था। यह उपाय भी राजीव जी का ही था। उपहार पाकर सभी खुश हो गए थे और उस दिन का वातावरण कुछ हल्का हो गया था। अगला दिन महीने की अंतिम तारीख थी, यानी 30 तारीख। अचानक पिताजी को याद आया कि आज तो उन्हें छोटे बेटे के पास चले जाना है। कुछ सोचते हुए वे जल्दी से सुरेश के कमरे में गए। सुरेश ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। राजीव जी बरामदे में अखबार पढ़ रहे थे। गीता और चाची रसोई में थी। पिता ने अति विनम्र शब्दों में धीमे से कहा, बेटा सुरेश, गीता कल ही आई है, अभी ठीक से बात भी नहीं हो पाई है और आज हमें छोटे के पास जाना होगा। क्या इस बार और 2 दिन हम यहाँ रह नहीं सकते? बस 2 दिन, उसके बाद चले जाएंगे। तुम रीना को मना लो बेटा, दामाद जी घर पर हैं, अच्छा नहीं लगेगा। बस 2 दिन। सुरेश की पेशानी पर बल पड़ गए। उसने आवाज ऊंची करके कहा, पिताजी आप क्या कह रहे हैं? मैंने 1 सप्ताह पहले ही छोटे को पत्र लिखा है। इस बार वही आ रहा है आपको लेने। तीनों की टिकट भी करवा दी है। सब पैसा बर्बाद हो जाएगा। और गीता तो हर साल आती रहती है, कहाँ भागी जा रही है? रीना को आपकी यह बात नहीं भाती। अब आप बिना कुछ कहे चले जाइएगा। गीता को कुछ नहीं बताइए। अच्छा, मुझे देर हो रही है। पिताजी के बाकी शब्द गले में ही अटक गए थे। पांव कांपने लगे। वे वहीं बैठ गए। सुरेश जा चुका था। बरामदे में बैठे दामाद जी ने सब सुन लिया था। पिताजी कुछ देर बाद सर झुकाए धीरे से निकले और अपने कमरे की ओर चले गए। अब तक राजीव बाबू ने सर उठाकर भी ना देखा था। वे भी उठे और चुपचाप बाजार की ओर निकल गए। उस शाम माँ का दर्द बहुत बढ़ गया था, लेकिन डर के कारण वह कुछ कह भी ना पा रही थी। गीता बहुत विचलित हो रही थी। माँ का दर्द देखा ना जा रहा था। वह उठी और पिताजी के पास जाकर बहुत धीमे स्वर में बोली, बाबूजी आप दोनों दिल्ली चलो ना, आपके दामाद भी कह रहे हैं, वहाँ कुछ समय गुजार सकते हो। जब माँ ठीक हो जाएगी मैं वापस भेज दूंगी। ना बेटा, अनजान जगह, अनजान शहर, अनजान भाषा, कल कुछ जरूरत पड़ जाए तो तुम अकेले कहाँ मारे मारे फिरोगे?
यहाँ की धरती में अपनापन है, यहाँ की भाषा अपनी है, हमें यहीं रहने दो। पिताजी का गला रूंध गया था। माँ भी इशारे से समर्थन कर रही थी। शाम के 4 बजे छोटा भाई आ पहुंचा। वह गीता से औपचारिक कृत्रिम मुस्कान में मिला। गीता हैरान हो गई थी। भैया राजीव जी से बतिया रहे थे। 7 बजे की गाड़ी थी। पिताजी कपड़ों की गठरी बांधते हुए कुछ विकल लग रहे थे। उसने एक नज़र माँ बाबूजी पर डाली और भारी मन से चाची का हाथ बटाने रसोई में चली गई। चाची बड़बड़ाते हुए खाना बांध रही थी। गीता को देखकर बोली, देखो ये छोटा कितनी डिंग मारता है, लेकिन है बड़ा कंजूस। इनको ले जाते वक्त रात का खाना 4 रोटी भी बांध कर देना पड़ता है। रेलगाड़ी में खाना तक नहीं खरीदता। पूछो तो कह देता है कि आज रात तक तुम्हारा जिम्मा, और लाते वक्त दोपहर का खाना देकर भेजता है। दोनों रात यहीं आकर खाते हैं। देखा है कितना चालाक, हर बार एक समय का इनका भोजन बचा लेता है। आखिर प्रोफेसर जो है। गीता और सुन ना सकी। लगा कान फट जाएंगे। अंदर कुछ जलने लगा। उबकाई सी आने लगी। भागकर अंदर माँ के कमरे में गई और पिताजी के हाथ से कपड़ों की गठरी छीनकर छोटे भाई के लिए लाया मिठाई का डिब्बा अंदर ठूस लिया। उसने पिताजी को चुप रहने का इशारा किया। उसका पूरा बदन जल रहा था। सहनीय पीड़ा हो रही थी। उसने माँ को देखा। माँ के चेहरे पे फीकी सी हंसी थी। बड़ी मुश्किल से आंसू रोकते हुए गीता ने पिताजी को गले लगाकर उनके कान में धीरे से कहा, बाबूजी, यहाँ मंदिर में मन्नत है, कल जाएंगे दर्शन करने और शाम को हम तुम्हारे पास वहाँ आ जाएंगे। मैं यहाँ तुम लोगों के बिन नहीं रहूँगी, मुझे माँ के पास रहना है। आज आप जाइए, कल मैं आ जाऊँगी। कल रात आपके दामाद भी यही कह रहे थे। गीता माँ के पास आई और उनके चेहरे को हाथ में लिए पागलों की तरह चूमने लगी, जैसे उसकी माँ छोटी सी बच्ची हो। माँ का चेहरा उसके आंसुओं से तर हो गया था। दोनों जी भर के रोई थी। और फिर वो तीनों, माँ, बाबूजी और भैया, चले गए थे। पिछले सप्ताह पिताजी का पत्र आया था। लिखा था, माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। टूटी हड्डी का समय पर सही उपचार न होने के कारण संक्रमण फैल गया है। पूरी रात दर्द के मारे सो नहीं पाती। और आज यह तार पंडित नारायण शुक्ल की बड़ी बहू श्री राम शुक्ल की अर्धांगिनी, रईस जमींदार खानदान की मालकिन का इतना भयानक दर्दनाक अंत। उफ! गीता ने कान बंद कर लिए। ये ऐसे क्या? यहाँ बैठी हो गीता, अंधेरे में, और 7 बज गए। अभी तक बत्ती क्यों नहीं जलाई? क्या हुआ? गीता आवाज़ सुनकर होश में आई। राजीव बाबू दफ्तर से आ गए थे। अंधेरा हो गया था। वह बावली सी नज़रों से उन्हें देखने लगी। तार आया था 1 बजे। बहुत बड़ी खुशखबरी है। माँ नहीं रही। अब कोई दर्द नहीं, कोई दवा नहीं, कोई खाना नहीं। चाची की रोटियां भी बच गई है ना? अच्छी खबर है ना? लेकिन देखो तो, मुझे रोना आ रहा है। मैं भी पागल हूँ। मुझे तो खुश होना चाहिए। क्यों? पता नहीं क्यों। पागलों की तरह चीखती हुई गीता दहाड़ मारकर रोने लगी। अब तक जो अंदर था, बाहर बहने लगा। राजीव जी वहीं ठिठक गए। तार कहाँ है? बोलो, तार कहाँ है? उन्होंने पास आकर गीता को झंझोड़ते हुए चिल्लाकर पूछा। यहीं तो था, पता नहीं, चला गया माँ के साथ। वह बेतहासा हंसने लगी। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। राजीव जी तार के उस टुकड़े को ढूंढने लगे। अचानक बरामदे में एक कोने में धूल से सना कागज का टुकड़ा उन्हें दिखाई दिया। उनकी निगाहें उस पर लिखे शब्दों को पढ़ने लगी। बेटा गीता, आज सुबह 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में तुम्हारी माँ को संसार से मुक्ति मिल गई। और कहानी का अंत यहाँ पर होता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।